Welcome to the 11th lecture of the course Introduction to Computer and Programming. In this lecture, we will revise some of the things that we have covered in the last lecture. These are, I will show you a program using a nested loop. Then we will see further a continuous statement and a break statement. And then case control structures. Case control structures की कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे. I will show you the way of writing, different way of writing case control structures. In the previous lecture, we have covered for loop, break statement, continuous statement and do while loop. आज के लेक्चर में हम कुछ चीज़ों को रिवाइज करेंगे, लाइक ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यूस स्टेटमेंट एंड फॉर लूप को. और फॉर लूप का मैं आपको एक प्रोग्राम बताऊंगा. वी विल राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ नेस्टेड फॉर लूप, जिसमें 3 फॉर लूप की नेस्टिंग हो रही होगी. वी विल यूज 3 फॉर लूप्स. दिस इज द टुडेज लेक्चर आउटलाइन. आई विल शो यू द एग्जाम्पल प्रोग्राम यूजिंग नेस्टेड लूप, नेस्टेड फॉर लूप, then break and continuous statement, then case control structure. Example program. Write a program to generate all combination of 1, 2, 3 using for loop. So problem statement में ये है कि आपने 1, 2, 3 जो digits हैं इसके तमाम possible combination generate करनी है. पॉसिबल कम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं? दीज आर 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 1, 3, 2 एंड 1, 3, 3. अभी ये ख़त्म नहीं हुए. इसी तरह से आपके पास एक और ये बॉक्स आएगा और ये जो फर्स्ट 1 है, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय 2. दैट मीन्स 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3 and so on, and then this first column will be replaced by 3. Then you have 3, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3. So for this we will use 3 for loops. इसमें 3 for loops use करेंगे हम. These are the counter for 3 for loops, I, J and K. अब तीनों फॉर लूप ने 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होना है. स्टार्ट विद 1 एंड गोज टू 2 एंड 3 एंड देन दे विल टर्मिनेट. ठीक है. तो तीनों फॉर लूप ने की एग्जीक्यूशन यही होगी कि 3 दफ़ा उन्होंने एग्जीक्यूट होना है. एक आउटर फॉर लूप है, एक इनर फॉर लूप है एंड देन वी हैव इनर मोस्ट फॉर लूप. सो आउटर फॉर लूप जिसका काउंटर आई है, इनर फॉर लूप जिसका काउंटर जे है एंड इनर मोस्ट फॉर लूप जिसका काउंटर के है. You see, आउटर लूप की एक आइट्रेशन हुई है. दैट मीन्स उसकी आउटर लूप के जो काउंटर है उसकी वैल्यू अभी 1 है. यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि वी विल राइट द प्रिंट एफ स्टेटमेंट इन द इनर मोस्ट लूप. हम इनर मोस्ट लूप में, दैट मीन्स जिसका काउंटर के है, इस लूप में हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखेंगे और आई, जे और के की वैल्यूज प्रिंट करेंगे. सो आउटर लूप की काउंटर की वैल्यू 1 है. दैट मीन्स आउटर लूप की एक आइट्रेशन में, दिस इज द 1 आइट्रेशन ऑफ आउटर लूप, इसमें उसकी वैल्यू सिर्फ 1 है. इनर लूप एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा. सो इनर लूप के काउंटर की वैल्यू 1, 1, 1 है. यहाँ पर 2 वैल्यू हुई है. सो वी विल कंसिडर जस्ट राइट नाउ 1, 1 एंड 1. सो इनर लूप के काउंटर की वैल्यू अभी आपके पास 1, 1, 1 है एंड द इनर मोस्ट लूप इज एग्जीक्यूटेड 3 टाइम्स. ठीक है. सो इनर मोस्ट लूप एग्जीक्यूट 3 टाइम्स होगा. इनर मोस्ट लूप का जो कोड है दैट विल बी राइट लाइक k इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन k लेस देन और इक्वल टू 3 सेमीकोलन k प्लस प्लस. सो k की वैल्यू 1 होगी, लूप के अंदर आ जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी. देन वी हैव अ प्रिंट एफ, वी विल प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ i, j एंड k. सो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1 विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. ठीक है. उसके बाद k प्लस प्लस होगा, k की वैल्यू 2 हो जाएगी. 2 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू. देन यू हैव प्रिंट एफ अगेन एंड देन यू प्रिंट 1, 1 एंड 2. सो i की वैल्यू सेम वही रहेगी, j की वैल्यू भी 1 रहेगी, जबकि k की वैल्यू चेंज होके 2 हो गई है. देन दोबारा इनर मोस्ट लूप के इंक्रीमेंट पार्ट में आएंगे एंड वी विल इंक्रीमेंट द
k काउंटर, उसको इंक्रीमेंट करेंगे, द वैल्यू बिकम 3 नाउ। अब 3 वैल्यू जब हो जाएगी देन कंडीशन इज 3 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, ठीक है। और उसके बाद आप दोबारा से printf स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे एंड यू विल हैव 1 1 एंड 3, ठीक है। लेट मी राइट द फॉर लूप स्टेटमेंट, ठीक है, मुझे वो लिखने दें। सो इट विल बी लाइक k इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, k लेस देन और इक्वल टू 3 सेमीकोलन, k प्लस प्लस, ठीक है। सो इसी तरह से j की भी होगी, j जो लूप होगा, जो इनर लूप होगा सेकंड लूप, उसमें भी इसी तरह से होगा हमारे पास j इज इक्वल टू 1, j लेस देन और इक्वल टू 3, j प्लस प्लस, एंड द आउटर मोस्ट लूप हैज द सेम थिंग, दैट इज i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 3 एंड i प्लस प्लस। तो सबसे पहले आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होगी। आउटर लूप में जब वो अंदर आएगा, आउटर लूप के ब्लॉक के अंदर वी हैव द इनर लूप के काउंटर को इनिशियलाइज करेगा, दैट इज j को इनिशियलाइज करेगा 1 के साथ, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन इज ट्रू, इट विल कम इनसाइड द इनर लूप, और इनसाइड द इनर लूप वी हैव इनर मोस्ट लूप, जिसकी जो फॉर लूप की कंडीशन है दैट इज दिस वन, जो कि मैंने आपके सामने भी स्क्रीन पे लिख लिया है, ठीक है। अब जब k की वैल्यू दोबारा प्लस प्लस होगी, k की वैल्यू 4 हो जाएगी। Now 4 is less than or equal to 3, condition become false, condition false हो जाएगी, ये loop break हो जाएगा, inner most loop will be break होगा तो वो outer most loop में जाएगा और outer loop के counter को increment करेगा। So outer loop के counter increment हो जाएगा, the value become 2, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, और इसी तरह k दोबारा वो inner most loop में आएगा, inner most loop में आने के बाद k को दोबारा से initialize करेगा, ठीक है। ये दोबारा से इनिशियलाइज होगा 1 के साथ, लूप दोबारा 3 टाइम्स चलेगा एंड 3 टाइम विल बी एग्जीक्यूटेड, राइट। एंड देन इनर मोस्ट लूप ब्रेक हो जाएगा, इनर मोस्ट लूप ब्रेक होगा तो आउटर मोस्ट लूप जो इनर लूप है, जो सेकंड लूप है, उसका काउंटर इंक्रीमेंट होगा, द काउंटर बिकम 3, j बिकम 3 एंड द इनर मोस्ट लूप अगेन एग्जीक्यूटेड 3 टाइम्स, ठीक है। तो जो आपको रेड कलर में एक सर्कल एक शो हो रहा है, रेक्टेंगल, दैट शोज 1 आइट्रेशन ऑफ दैट लूप, ठीक है। इसी तरह से यू हैव अनदर आइट्रेशन, दिस इज द सेकंड आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप। सो जब j की वैल्यू 3 हो जाएगी यहाँ पर, when the value of j become 3 here, जब j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 4 हो जाएगी, द कंडीशन इज 4 लेस देन और इक्वल टू 3 इन द इनर मोस्ट इन द सेकंड फॉर लूप, तो फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा तो अब वो आउटर लूप में आ जाएगा, जो फर्स्ट लूप है सबसे बाहर वाला, वहां पर आके वो उसके काउंटर को इंक्रीमेंट करेगा, दैट मीन्स i को इंक्रीमेंट करेगा, i की वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ i बिकम 2। इसी तरह से आपके पास ये 3rd टाइम्स भी चलेगा, राइट, ये 3rd आइट्रेशन है। नाउ लेट्स राइट द कोड फर्स्ट एंड लेट इट ड्राई रन फर्स्ट, ठीक है। सो आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं i, j, k, मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा, आई जस्ट राइट द फॉर लूप पार्ट, ठीक है। मैं आपके सामने फॉर लूप का पार्ट लिखूंगा, for I is equal to 1, I less than or equal to 3, this is semicolon and I plus plus, bracket close. Now I have to put a brace, starting bracket. Now inner for loop for j is equal to 1, j less than or equal to 3, j plus plus। इसके अंदर जो लूप आएगा that is again for k is equal to 1, k
लेस देन और इक्वल टू 3 एंड k प्लस प्लस, ठीक है। एंड देन इस लूप के अंदर जो हमारे पास एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट आएगी, प्रिंट एफ के अंदर क्या चीज़ें प्रिंट होगी, इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू i, j एंड k. So the type of these variables are integer, so I have to write %d over here, %d and %d. First variable is I, comma, second is j, comma, third is k, bracket close, semicolon. अब ब्रैकेट क्लोज भी करनी है आपने, इनर मोस्ट लूप की ब्रैकेट ओपन थी, इसी के नीचे ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सो सेकेंड लूप की ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होगी और ये थर्ड लूप की ब्रैकेट यहाँ पर आके क्लोज हो जाएगी। अब आउटर लूप एक दफा आइटरेट होगा, ठीक है, और इनर लूप 3 दफा आइटरेट होगा, 1 2 3, ठीक है, और इनर लूप 3 दफा आइटरेट होगा और इनर लूप की हर आइटरेशन पे इनर मोस्ट लूप 3 दफा आइटरेट होगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये भी मैंने आपको पहले बताया था। सो लेट्स राइट, ड्राई रन करते हैं इसको एक दफा। इनिशियली i की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? i is 1. व्हाट इज j? j is also 1. so i की वैल्यू 1 है, कंडीशन इज i less than or equal to 3, condition is true because 1 is less than or equal to 3, so it comes inside the loop. जब अंदर आएगा तो एक और लूप है, एक और लूप में एक और फॉर लूप है। द फर्स्ट पार्ट इट एग्जीक्यूट इन द फॉर लूप इज द इनिशियलाइजेशन एंड इट इनिशियलाइज द वेरिएबल, the counter for that for loop, that is j is equal to 1, उसने इनिशियलाइज किया। उसके बाद कंडीशन देखी, कंडीशन इज j less than or equal to 3, कंडीशन इज ट्रू। देन उसने इनिशियलाइज किया, कंडीशन ट्रू है, इट कम्स इन द इनर मोस्ट लूप, इनर मोस्ट लूप में आके इट इनिशियलाइज द इनर मोस्ट लूप काउंटर और उसने k को इनिशियलाइज किया 1 के साथ। नाउ द कंडीशन इज in the innermost loop is 1 less than or equal to 3 and that is true. ये condition true है, it prints the message और ऐसे मैसेज क्या प्रिंट करेगा, it writes the value और वैल्यू क्या राइट करेगा, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 1, that will be written on the screen, ठीक है। तो ये आउटपुट मैं आपको बता रहा हूँ, this is the output area, let's say and then k की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, k की वैल्यू the value of k become 2. now the condition is 2 less than or equal to 3, this is again true. printf में आएगा और printf में आके प्रिंट कर देगा 1 1 and 2, then value of k become 3, condition is 3 less than or equal to 3, this is again true. ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, that is a dry running a program. I am running the program on the paper and actually see कि एक वेरिएबल में क्या वैल्यू साइन हो रही है और आउटपुट में क्या चीज़ आ रही है। We will also write the program, okay? So the condition is true, it comes inside the it execute the printf statement और printf स्टेटमेंट को जब एग्जीक्यूट करेगा तो हमारे पास वैल्यू प्रिंट होगी 1 1 and 3. नाउ k is 4 now and the condition become 4 less than or equal to 3, this is false. so innermost loop break हो जाएगा, जब innermost loop break होगा then उसके बाद वो outer जो inner loop है, जो second loop है, उस लूप पे आ जाएगा और उस लूप में जब आएगा तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा वहां पर वो काउंटर को इंक्रीमेंट करेगा
so it increments the j counter, so the value of j become 2, and the condition is condition जो inner loop की condition है, that condition this is 2 less than or equal to 3, this is again true. ये कंडीशन भी आपके पास ट्रू है. जब ये कंडीशन ट्रू है वो इनर मोस्ट लूप में आएगा और वो दोबारा k इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेगा और 3 दफ़ा एग्जीक्यूट करेगा. सो आपके पास अब जो लिखा आएगा दैट विल बी 1 2 1 1 2 2 एंड 1 2 3 एंड सो ऑन. आई होप अब आपको ये प्रोग्राम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. सो लेट्स गो टू द डेफ सी एडिटर एंड राइट द प्रोग्राम. So here we have to declare first the variable we will be using in our program, that is I, j and k. These three variables we will be using. Then we have a for loop, I is equal to 1, the condition is I less than or equal to 3, and I plus plus. Then we have inner for loop, that is second for loop for j is equal to 1, j less than 3, j plus plus. Then we have innermost for loop जिसका काउंटर k है, k is equal to, आप काउंटर का नाम कुछ भी रख सकते हैं, any variable name, you can have x y z, you can have a b c whatever. So इसमें कोई भी any valid variable name could be the name of the counter for any of the loop. 1 k less than or equal to 3 k plus plus, and the statement that comes inside the loop is printf. printf हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, %d %d let's say /n I, j, k. तो तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पर एक और चीज़ देखिए कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं डाले, बिकॉज ओके फर्स्ट रन द प्रोग्राम विदाउट ब्रेसेस. लेट्स सी व्हाट हैपन. लेट मी कंपाइल इट फर्स्ट. सो देयर इज नो एरर एंड लेट मी रन दैट प्रोग्राम एंड दिस इज द आउटपुट इट प्रोड्यूसेस. So 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 3, and where is the third part? 1 3 1. It should write 1 3 1 1 3 2 1 3 3. Let's check it out. What happened? Oh, we forget to put equal sign over here. That's why our output is changed. So जब मैंने equal का sign नहीं डाला ना, तो j की वैल्यू जब 3 हुई थी तो लूप ब्रेक हो गया. That's why j की वैल्यू 3 प्रिंट नहीं हुई. यहाँ पर आप देखें j की वैल्यू जो मिडल में जो आ रहा है that is j basically. यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 नहीं हो रही. 1 2 and then again 1 2 then again 1 2. So वैल्यू 3 नहीं हो रही. So let me write equal sign over here. Execute it. Now you can see 1 2 and 3. So ये एक आउटपुट 1 आइट्रेशन की आई, आउटर लूप की 1 आइट्रेशन. इसी तरह से 2 के साथ है, इसी तरह के साथ 3 के साथ तमाम कॉम्बिनेशंस हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप ब्रैकेट डालना चाहते हैं इट्स अप टू यू. ब्रैकेट की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि इस फॉर लूप की बॉडी में एक फॉर लूप आ रहा है, दैट इज़ दिस वन, एंड इस फॉर लूप की बॉडी में एक फॉर लूप आ रहा है, दैट इज़ दिस वन, और इस फॉर लूप की जो ब्लॉक है या बॉडी है उसमें एक स्टेटमेंट आ रही है, दैट इज़ दिस printf स्टेटमेंट. देयर इज़ नो नीड टू पुट ब्रैकेट, बट इफ़ यू वांट टू पुट ब्रैकेट इट विल बी परफेक्टली फाइन. उसमें कोई हर्ज नहीं है. मैं यहाँ पे ये करने ये जा रहा हूँ कि मैं एक 1 by 1 आइट्रेशन को शो करना चाह रहा हूँ. लाइक आई विल पुट सिस्टम Now, अब वो एक आइट्रेशन के बाद, so this is the part of the outermost loop. So outermost loop की एक आइट्रेशन जब होगी, जो मैंने आपको स्लाइड में जैसा शो की थी, 1 1 1 1 1 2 1 1 3,
इसी तरह से 1 2 1 1 2 2 1 2 3 and 1 3 1 1 3 2 1 3 3, that is the one iteration of the outer loop. इसके बाद वो कहेगा press any key to continue. Okay, so outer loop की एक iteration हुई है, outer loop की वैल्यू काउंटर की वैल्यू 1 है, inner loop की काउंटर की वैल्यू 1 हुई, 2 and 3, and this is the innermost loop counter. So again आपने रन किया, this is the second iteration of the outermost loop and this is the third iteration of outermost loop. ठीक है, आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. Let's come to the continuous statement. This is the program that I have shown you in my previous lecture. और उसमें मैंने आपको बताया था कि when the continuous statement is executed, let me bring the arrow, जब भी continuous statement execute होगी तो continuous statement के बाद जितनी भी statements आ रही हैं they won't be executed. This is the continuous statement. When this statement is executed, और ये statement कब execute हो रही है, जब हमारे पास ये condition true हो रही है. So continuous statement या break statement यूजुअली इफ ब्लॉक में लिखी जाती हैं. लूप के अंदर तो होती हैं लेकिन किसी कंडीशन को चेक किया जाता है कि क्या वो कंडीशन ट्रू है. आपने ऐसे नहीं करना होता. अगर आप इफ ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो वो पहली आइटरेशन में ही एग्जीक्यूट हो जाएगी. ठीक है, और हर आइटरेशन में एग्जीक्यूट होती रहेगी. ब्रेक स्टेटमेंट अगर आपने लिखी हुई है विदाउट इफ ब्लॉक तो पहली आइटरेशन में एग्जीक्यूट हो जाएगी और आप लूप से बाहर आ जाएंगे. ठीक है, so continuous statement, whenever the continuous statement is executed, all the statement that are after the continuous statement won't be executed. So this printf is not in the if block. ठीक है, ये printf execute होगा regardless the condition is true or false. ठीक है, but condition यहाँ पे जब true होती है तो continuous statement execute हो जाएगी और continuous statement ये करती है कि it will bring the control to the beginning of the loop without executing the statement that comes after the continuous statement. So continuous statement के बाद जो भी statements आ रही हैं, एक आ रही है, 10 statements आ रही हैं, वो statement executes नहीं होंगी. It will take the control. This statement won't execute it and it will take the control to this statement and the increment decrement part will be executed. ठीक है, so वो loop के शुरू में ले जाएगा और जब loop के शुरू में लेके जाएगा तो since it's a for loop तो बॉडी के एग्जीक्यूशन के बाद, लूप की बॉडी की एग्जीक्यूशन के बाद जो पहला काम होता है दैट इज द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट इज एग्जीक्यूटेड. तो जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी. राइट, सो आई होप कंटिन्यूस स्टेटमेंट आपको अब क्लियर होगी. ब्रेक स्टेटमेंट, सो दिस इज द प्रोग्राम आई हैव शोन यू इन माई प्रीवियस लेक्चर. और ये प्रोग्राम जो है that is to determine whether the input number is a prime number or not a prime number. ठीक है, so इसमें जब break statement execute होगी it will break the, this is the break statement. when that statement is executed तो जिस loop में आ रही है, जिस if statement में आ रही है, जिस if block में आ रही है उसको break नहीं करेगी. जिस loop के अंदर आ रही है, इस टाइम ये इस loop के अंदर आ रही है, so ये इस loop की execution को break कर देगी. जब इस loop की execution break होगी the control will be transferred to the statement that comes immediately after that loop block. so इस loop block के बाद जो भी statement आ रही है control उस statement पर transfer हो जाएगा जब ये break statement execute होगी. ठीक है, so ये break statement भी आपके पास से कोई आप कोई condition देख रहे हैं. if that condition is true, what is that condition? if you find any number I that divides num and the remainder is 0, then you print a message not a prime number and you break the loop. Why you break the loop? Because you won't check any other number who divides num. Because अगर आपको एक भी number मिल गया है तो that means num is not a prime number and there is no need to check further any number who divides num. ठीक है, so when that break statement is executed control will be transferred to this statement that comes immediately after the while block. ठीक है, and this statement will be executed. वो condition check करेगा, condition true है तो printf statement को execute कर देगा, otherwise it will execute system pause. Now let's come to केस कंट्रोल स्ट्रक्चर. हमारे बेसिकली आज के लेक्चर का जो नया टॉपिक है दैट इज केस कंट्रोल स्ट्रक्चर. केस कंट्रोल स्ट्रक्चर आपको याद होगा, वी हैव सीन केस कंट्रोल स्ट्रक्चर इन अवर फ्लो चार्ट लेक्चर. सो द कंट्रोल स्टेटमेंट that allows us to make a decision from the number of choices is called a switch. So we have a switch and we have different cases.
it's up to you how many cases you want to write in your program. आप 2 भी लिख सकते हैं, आप 10 केसेस भी बना सकते हैं, आप 20 केसेस बना सकते हैं, and depending upon the value of the switch it execute that case. ठीक है, इसको भी हम आगे जाके देखते हैं. This is the general form of the switch case statement, switch case construct और switch case structure और case control structure. So बहुत सारे नाम हैं इसके. So we have a switch, that is a keyword, and then parenthesis opening and closing, and then we have within the parenthesis is an integer expression. Remember, this expression must be an integer expression. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर floating point expression नहीं हो सकती. We must have an integer expression over here. और integer expression का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई integer value होनी चाहिए. ठीक है, and then within that switch block हमारे पास different cases हैं. Case, then we have a constant 1, any constant, integer constant, case constant 2, any integer constant would be here, and constant 3, that would be any integer constant. And then we have a default case. So these are 3 cases and a default case, and do this is, you know, these are actually any valid C instruction. ठीक है, कोई भी C statement हो सकती है. अब वो देखिएगा यहाँ पर कि इंटीजर एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है. वट एवर इज द वैल्यू ऑफ इंटीजर एक्सप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल इफ द वैल्यू ऑफ इंटीजर एक्सप्रेशन इज 2, इट विल एग्जीक्यूट केस नंबर 2. ठीक है, और केस नंबर 2 को एग्जीक्यूट करने का मतलब ये है कि वो केस नंबर 2 में आ जाएगा, और केस नंबर 2 में जितनी भी स्टेटमेंट आ रही है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट शो की गई है. इफ इट कंटेन्स n स्टेटमेंट देन इट विल एग्जीक्यूट दीज ऑल n स्टेटमेंट्स. ठीक है, वो सिर्फ उसी केस की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा. Now what is the purpose of the default case? Default case का पर्पस ये है कि अगर हमारी इंटीजर एक्सप्रेशन में कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जिस वैल्यू के लिए हमने कोई केस नहीं बनाया हुआ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज केस 1, केस 2, केस 3, और इंटीजर एक्सप्रेशन में वैल्यू आ रही है 4, देन वी डोंट हैव केस नंबर 4. अब इस सूरत में क्या होगा कि फॉर एनी अदर वैल्यू जिसका केस नंबर आपने मेंशन नहीं किया हुआ, अगर वो इंटीजर एक्सप्रेशन में आ जाती है तो इट विल कम एट द डिफ़ॉल्ट केस. अगर यहाँ पर इंटीजर एक्सप्रेशन में 1, 2, 3 के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाती है, इट विल कम टू द डिफ़ॉल्ट केस. सो इफ दिस इज केस 1, दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 3, दैट मीन्स वी जस्ट हैव 3 केसेस, 1, 2 एंड 3. आप इसके कुछ भी नाम रख सकते हैं, 5, 6, 7 वट एवर. सो 1, 2, 3 केसेस हमारे पास हैं एंड वी हैव अ डिफ़ॉल्ट केस. अब अगर इंटीजर एक्सप्रेशन में हमारे पास वैल्यू, अगर इस इंटीजर एक्सप्रेशन की वैल्यू 1, 2, 3 के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाती है, इट वोंट एग्जीक्यूट केस 1, 2 और 3, इट विल एग्जीक्यूट केस डिफ़ॉल्ट. और डिफ़ॉल्ट केस को हमेशा आपने स्विच केस ब्लॉक के एंड पे रखना है, किसी केस से पहले नहीं रखना, बिकॉज वो सिक्वेंशियली देखना शुरू करेगा. अगर आप डिफ़ॉल्ट केस पहले रख देंगे, यहाँ पर ऊपर रख देंगे, तो वो डिफ़ॉल्ट केस को एग्जीक्यूट कर देगा. ठीक है, सो डिफ़ॉल्ट केस को यू हैव टू पुट एट द एंड ऑफ द स्विच. हमेशा स्विच ब्लॉक के एंड पे डिफ़ॉल्ट केस आना चाहिए. एंड डिफ़ॉल्ट केस ज़रूरी भी नहीं है कि डिफ़ॉल्ट केस हो, इट इज़ ऑप्शनल टू राइट अ डिफ़ॉल्ट केस इन अ स्विच ब्लॉक. Sequence of execution. First, the integer expression following the keyword switch is evaluated. So जो भी इंटीजर एक्सप्रेशन है उसका कोई रिजल्ट आता है इंटीजर एक्सप्रेशन का. फॉर एग्जाम्पल दैट कुड बी अ सिंपल इंटीजर वेरिएबल स्विच x. ठीक है, और दैट कुड बी x + 2 + y / 3, एनी इंटीजर एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट आपके पास एक इंटीजर आ रहा हो. उसको पहले सॉल्व किया जाता है और एक सिंगल वैल्यू उसकी जगह आती है. द वैल्यू इट गिव्स इज देन मैच 1 by 1 अगेंस्ट द कांस्टेंट वैल्यू दैट फॉलोज द केस स्टेटमेंट. सो केस के बाद जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज आ रही हैं उसके साथ उसका मैच किया जाता है. व्हेन अ मैच इज फाउंड द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट फॉलोइंग दैट केस. अगर मैच मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर 2 आ जाता है, स्विच 2, देन इट विल एग्जीक्यूट केस नंबर 2 ऑल द स्टेटमेंट that lies in case number 2 and all the subsequent case and default statement as well.
एक दफ़ा वो उसने केस 2 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, वो केस 3 को भी एग्जीक्यूट करेगा और डिफ़ॉल्ट केस को भी एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से ले लें, वेन एवर इट कम्स इनसाइड एनी केस, किसी केस के अंदर आने के लिए ज़रूरी है कि उसकी स्विच की जो वैल्यू है और जो केस की वैल्यू है दैट शुड मैच, एंड व्हेन दैट वैल्यू इज मैच्ड it comes inside that case, then it execute all the instruction in that case and all the subsequent cases and default case। ठीक है, तो तमाम केसेस को उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा और डिफॉल्ट केस को भी एग्जीक्यूट करेगा। If no match is found with any of the cases, only the statement following default are executed। अगर केस स्विच की जो एक्सप्रेशन है उसको जो आपने एवेल्यूएट किया, उसका जो रिजल्ट आया, अगर वो किसी केस के साथ मैच नहीं कर रहा, then it will execute the default case। So this is the simple flow chart। You have a start symbol, then you have a case 1. Case 1, if it is case 1, yes, then all the statements in the case 1 will be executed। That could be one statement, that could be more than one statement, और इन statement के execution के बाद control will transfer to the end, stop। ठीक है, इसी तरह से केस 2 है, केस 3 है एंड केस 4 है। नाउ लेट्स सी द सी कोड फॉर द केस कंट्रोल स्ट्रक्चर। दिस इज अ वेरी स्मॉल प्रोग्राम जिसमें हमारे पास एक इंटीजर है i, whose type is int integer, उसकी वैल्यू जो आप असाइन कर रहे हैं दैट इज 2। नाउ इन द स्विच वी हैव switch I। Is it an integer expression? Yes, it is an integer expression I। so यहाँ पर I की वैल्यू आ जाएगी, that means it will be like switch 2। now switch में वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। the next step is it start matching this value with the cases। वो cases से मैच करेगा, case 1 से मैच करेगा। case 1 की वैल्यू that is 1, फर्स्ट केस की वैल्यू 1 है, 1 is equal to no, वो नेक्स्ट केस में आ जाएगा। इस केस की वैल्यू मैच करेगा, this value won't get matched with the switch value, it comes to the next case and match this value। अब ये वैल्यू मैच कर गई है स्विच की वैल्यू के साथ। now it start executing the instruction that comes inside that case, and there is only one statement, so this value get matches and it execute this statement। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में क्या बताया था कि इफ़ इट कम्स इनसाइड एनी केस, और इनसाइड एनी के लिए वैल्यू का मैच करना ज़रूरी है। केस 2 की वैल्यू मैच कर गई है स्विच की वैल्यू के साथ, दैट मीन्स इट कम्स इनसाइड केस नंबर 2। व्हेन इट कम्स इनसाइड केस नंबर 2 इट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग ऑल द केसेस इंक्लूडिंग द डिफ़ॉल्ट केस। आपके पास ये केस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और डिफ़ॉल्ट केस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी I am in case 2, I am in case 3, I am in default। ये तीनों स्टेटमेंट आपके पास प्रिंट हुई हुई नज़र आ जाएंगी। ठीक है, अब असूलन होना क्या चाहिए? असूलन होना ये चाहिए कि उसको एक केस एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर स्विच में वैल्यू 2 आ रही है, दैट मीन्स यू वांट टू एग्जीक्यूट ओनली केस नंबर 2, नॉट ऑल द केसेस दैट कम्स आफ्टर केस नंबर 2। ठीक है, लेट मी रिपीट दिस थिंग। होना ये चाहिए कि अगर स्विच में वैल्यू 2 आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ केस नंबर 2 को एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके बाद जितने भी केसेस आ रहे हैं उनकी एग्जीक्यूशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट केस नंबर 2, नॉट केस नंबर 3 और द डिफॉल्ट केस। अगर आपने केस 3 एग्जीक्यूट करना है तो स्विच में वैल्यू जो पास करेंगे दैट विल बी 3। ठीक है, इस चीज़ को कैसे अवॉइड किया जाए? टू अवॉइड दिस थिंग वी यूज ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, so you can see this is the same code I have shown you in the previous slide, but this contains a break statement। ठीक है, now in this particular case when the switch comes inside case number 2, so switch की वैल्यू में क्या आ जाएगी? switch 2 and it start matching with case number 1। case 1 की वैल्यू 1 है, 1 is not equal to 2, it comes to the case number second case की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है? 2 आ रही है, so it matches 2 is equal to the value in the here that is 2, so match हो जाएगा, so it comes inside that case।
So when it comes inside that case, it execute the instruction. जो केस में इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, एक आ रही है या एक से ज़्यादा आ रही हैं, तमाम को एग्जीक्यूट करेगा. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ द ब्रेक स्टेटमेंट. सो व्हाट इट विल डू, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी कि ये स्विच को ब्रेक कर देगी. सो द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर आउटसाइड द स्विच. सो कंट्रोल जहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा इस पोजीशन पर, एंड यू कैन सी दिस इज आउटसाइड द स्विच. स्विच की ब्रैकेट ये ओपन हो रही है, ये क्लोज हो रही है. अब एक चीज़ याद रखें, स्विच इज़ नॉट अ लूप. ये लूप नहीं है, ये इफ ब्लॉक की तरह एक सिक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड दैट्स इट. दिस इज नॉट अ लूप, बट यू कैन पुट अ स्विच इनसाइड अ लूप. वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरह से और किस सिचुएशन में हम कर सकते हैं ये. सो ब्रेक स्टेटमेंट इज नाउ यूजफुल. किस तरह से यूजफुल है, ये सिर्फ उसी केस को एग्जीक्यूट करेगी जो हमने स्विच में मेंशन किया होगा. ठीक है, इस तरह से नहीं होगा कि स्विच में मेंशन केस 2 किया है तो केस 2 भी एग्जीक्यूट हो जाए, 3 भी एग्जीक्यूट हो जाए और डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट हो जाए. राइट. सो इसी तरह से अगर i की वैल्यू 1 हो जाती है तो आउटपुट में आपके पास आएगा आई एम इन केस 1 एंड दैट्स इट, बिकॉज देयर इज अ ब्रेक स्टेटमेंट. जब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी इट विल ब्रिंग द कंट्रोल एट दिस पॉइंट. सो आउटपुट विल बी आई एम इन केस 1. सो इस पर्टिकुलर केस में जब i की वैल्यू 2 है तो आउटपुट विल बी आई एम इन केस 2. फ्लो चार्ट वर्सेस सी कोड. सो दिस इज द फ्लो चार्ट, और ये जो फ्लो चार्ट मैंने आपको शो किया था दिस इज विद ब्रेक स्टेटमेंट. ये ब्रेक स्टेटमेंट का एक्चुअली इक्विवेलेंट है. सो केस, दिस इज केस 1, दिस इज एक्चुअली केस 2, दिस इज केस 3 एंड केस 4. एंड ये आपके पास सी कोड है. व्हाट इज चॉइस? चॉइस इज एनी वेरिएबल, एनी इंटीजर वेरिएबल. ठीक है. लेट्स सी सम टिप्स एंड ट्रैप्स. केस कैन बी यूज्ड इन एनी ऑर्डर. ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो फर्स्ट केस आ रहा है इट शुड बी केस 1, सेकेंड को केस 2 के, केस 3 के. नो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केस कैन बी यूज इन एनी ऑर्डर. दिस इज केस फर्स्ट और इसमें केस की वैल्यू क्या है 1 2 3. अच्छा, जो केस आपने लिखना है CASE, दैट शुड बी विद स्मॉल लेटर एंड यू हैव टू गिव वन स्पेस एंड देन राइट द वैल्यू फॉर दैट केस, एंड दैट वैल्यू शुड बी एन इंटीजर कांस्टेंट. इंटीजर वेरिएबल नहीं होना चाहिए यहाँ पर. यू कैन नॉट राइट अ वेरिएबल a ओवर हेयर, बट यू कैन राइट हेयर 3 + 4. सो 3 + 4, 3 is constant, 4 is also integer constant, and the result is 7, that is integer constant. ठीक है. So case 121 is the first case, second case is the case 7, third case is case 22, and then default. So हमारे पास i की वैल्यू क्या है 22. So switch 22, start matching 22 with 121, doesn't match, then 22 with 7, doesn't match, then 22 with 22. Now match found, it execute I am in case 22. इसको एग्जीक्यूट करेगा एंड ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कंट्रोल स्विच से बाहर ट्रांसफर हो जाएगा. यू कैन आल्सो हैव कैरेक्टर वैल्यूज इन केस एंड स्विच. सो इट इज अलाउएबल. व्हाई इट इज अलाउएबल? अभी मैंने कहा था इंटीजर कांस्टेंट या इंटीजर एक्सप्रेशन होनी चाहिए स्विच के साथ और इंटीजर कांस्टेंट होना चाहिए केस के साथ. देन व्हाई इट इज अलाउएबल टू यूज कैरेक्टर वैल्यूज? कैन यू थिंक ये क्यों है? कैरेक्टर वैल्यूज को क्यों हम लिख सकते हैं जबकि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को नहीं लिख सकते? वी कैन नॉट राइट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इन द स्विच और इन द केस. वी कैन नॉट हैव केस 1.5. ठीक है, इंटीजर एक्सप्रेशन होनी चाहिए. देन व्हाई कैरेक्टर वैल्यूज? यस, बिकॉज ईच कैरेक्टर is represented by an ASCII value and that ASCII value is basically an integer value. एक integer constant होता है वो ASCII value. ठीक है. So that's why you can use characters in switch case statement. ठीक है. Let's say you have a character variable c whose value is x. ठीक है. So x जो एक character constant है इसकी एक ASCII value है. So जब switch case में आप आएंगे we have switch c और c इज अ वेरिएबल. इस वेरिएबल की जगह इसकी वैल्यू आएगी एंड द वैल्यू इज x. सो बेसिकली x नहीं आएगा, x की ASCII वैल्यू आएगी. वट एवर इज द ASCII वैल्यू ऑफ x दैट कम्स ओवर हेयर. एंड यहाँ पर भी हमारे पास केस, फर्स्ट केस इज केस v,
सेकंड केस इज केस ए, थर्ड केस इज केस एक्स। सो ये सिंगल कोट में क्यों लिखा हुआ है हमने, ये एक्स को सिंगल कोट में क्यों लिखा हुआ है, वी को सिंगल कोट में क्यों लिखा हुआ है, ए को सिंगल कोट में क्यों लिखा हुआ है और एक्स को यहाँ पर सिंगल कोट में क्यों लिखा हुआ है, वाई एंड वाई द सी इज नॉट इन सिंगल कोट। कैन यू थिंक ऑफ दिस? दिस इज बिकॉज जो चीज आपके पास सिंगल कोट के अंदर आ रही है, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग सिंगल कोट, दैट इज कैरेक्टर कांस्टेंट। ये हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट है। और जो सिंगल कोट के बगैर आ रहा है लाइक दिस सी एंड दिस सी, दीज आर वेरिएबल्स। आप सिंगल कोट के अंदर किसी भी कैरेक्टर कांस्टेंट क्यों लिखते हैं? बिकॉज कैरेक्टर कांस्टेंट में हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं और वही अल्फ़ाबेट्स हमारे पास वेरिएबल भी होते हैं। ठीक है, सो टू मेक इट डिफरेंट कि ये कैरेक्टर कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, वी पुट सिंगल कोट विद द कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पर एक वेरिएबल भी हो सकता है। लेट्स से यू हैव वेरिएबल कैरेक्टर एक्स और उसका वैल्यू साइन कर रहे हैं कैरेक्टर कांस्टेंट एक्स। ठीक है, अब कंपाइलर कैसे डिफरेंशिएट करेगा? अब उसे पता है कि दिस इज नॉट अ वेरिएबल बिकॉज ये सिंगल कोट के अंदर आ रहा है, दिस इज कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, सो जब x यहाँ पर आएगा, इट विल मैच द फर्स्ट केस, डजंट मैच, मैच द सेकंड केस, डजंट मैच, एंड देन मैच द थर्ड केस, नाउ इट मैचेस, एंड देन इट प्रिंट आई एम इन केस x. That will be printed on the screen. Break statement is executed and control will be transferred outside the loop, outside the switch block. At times we may want to execute a common set of statement for multiple cases. आप ये कहते हैं कि अगर इनपुट फॉर एग्जाम्पल केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, तीनों के लिए अगर 1 2 3 यूजर प्रेस करता है, आप जस्ट प्रिंट कर देंगे यू प्रेस 1 2 3। आप तीनों केसेस के लिए कह रहे हैं कि मैंने प्रिंट करना है, लेट्स से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, इफ 1 इज एंटर और 2 इज एंटर, इफ द वैल्यू ऑफ द स्विच इज 1 2 और 3, आई हैव टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सो दिस इज द सेम थिंग दैट यू वांट टू एग्जीक्यूट सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट, that is you just want to execute printf hello world for different values 1 2 3. so switch case 1 में भी आप ये execute करना चाह रहे हैं printf hello world, case 2 में भी ये execute करना चाह रहे हैं, case 3 में भी execute करना चाह रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे? let's go to the program. I hope you can easily see the program. Now in this program, I first display the message, enter any of the alphabet A, B or C. ठीक है, अब यूजुअली जो यूजर है दैट इज नॉट अ प्रोग्रामर, उसको नहीं पता कि ये प्रोग्राम C लैंग्वेज में लिखा गया है या किसी और लैंग्वेज में लिखा गया है। सो वो यहाँ पर A, B, C के अलावा कोई और भी अल्फ़ाबेट इनपुट कर सकता है, और अगर A इनपुट करेगा तो उसके पास लिखा है कि ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, A as in usher, B as in brain, when it presses B, when it presses C लिखा आएगा C as in cookie, and when it press other than A, B, C तो उसके पास लिखा आएगा ये मैसेज, wish you knew what are alphabets. ठीक है, so user is not a programmer, so he don't know कि आपके पास जो प्रोग्राम है that is case sensitive, so he can input capital A. So what happened if he input capital A? Let me first run that program, compile it, there's no error, close, then run it. Enter any of the alphabet. Let's say I enter A, it prints the message and suddenly disappears. So I have to write a statement, system pause, then compile it first, it give me an error. Let's see what is an error. Okay, I missed the spelling, it is SYSTEM. Now let's compile it again. So compilation is successful now, because अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ ना SYTEM, so SYTEM के साथ हमारे पास, अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ SYTEM, तो SYTEM के साथ हमारे पास कोई भी फंक्शन नहीं है। जो फंक्शन है दैट इज SYSTEM, सिस्टम।
ठीक है, सो इसको करेक्ट कर दिया है, कंपाइल एंड रन इट. Now enter any number. Let's say I input P. It give me message B as in brain. Press any key to continue. Let me write /n over here and over here as well. So enter any alphabet A, B or C. Let's say my caps lock is on my keyboard and I input B. So for me this is valid input. It should print the message B as in brain, but it print the message which you knew that what are alphabets. I knew that I input B, but what happened is I input capital B. Since I am the programmer, so I know that C is a case sensitive language, so it makes a difference between a capital B and a small b. दोनों लेटर की ASCII वैल्यू डिफरेंट है, so इसके लिए डिफरेंट लेटर्स हैं. So what changes I have to make in my program? मैंने चेंजेस ये करनी है कि चाहे यूजर कैपिटल A इनपुट करे या स्मॉल a इनपुट करे, इट प्रिंट्स द मैसेज A एज इन अशर. अब यूजर कैपिटल B इनपुट करे या स्मॉल b इनपुट करे, इट प्रिंट्स द मैसेज B एज इन ब्रेन. अब कैपिटल C इनपुट करे या स्मॉल c इनपुट करे, इट प्रिंट्स द मैसेज C एज इन कुकी. नाउ दिस इज द सेम केस कि आपके पास केस डिफरेंट है, केस कैपिटल A है, केस स्मॉल a है, and you want to execute same set of instruction. So how you can do it? Let me run this program again. So I input C, capital C, and it display the message which you knew what are alphabets. ठीक है, सो प्रॉब्लम होपफुली आपको समझ में आ गया. इसमें के साथ मसला क्या आ रहा है कि वी वांट टू इनकॉर्पोरेट कैपिटल A, B, C एज वेल. ठीक है, सो अब यहां पर मैं लिख दूंगा केस कैपिटल A कॉलन केस capital B colon and case capital C colon. Now you remember, आपको मैंने बताया था कि अगर आप किसी केस में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते, if the switch value of the switch matches that case value, it start executing the instruction in that case state, and if there is no break statement it will come inside the next case. So यहाँ पर अब अगर capital A value आती है, it will come inside that case although there is no instruction in that case. यहाँ पर कोई instruction नहीं है, but there is no break statement as well in that case. So what happened, it will come in the next case. So वो next case में आ जाएगा without matching the value कि क्या value ये CH की value इसके साथ match कर रही है या नहीं. Once it is inside any case and if there is no break statement, so it will execute the next case as well. So इस case में आ जाएगा, it execute this printf statement and after the execution of this printf statement it वो execute करेगा break statement को. अब वो next case में नहीं जाएगा because there is a break statement over here. So इस break statement की वजह से वो next case में नहीं जाएगा. Let's execute this program. Compile it first. There's no error. Okay. Now execute it. Let me input capital B now. Let's see what is the output. So it display the message B as in brain. Run it again. Let me input capital D now. Now it says wish you knew what are the alphabets. Now it works perfectly fine. Let me input capital C. So C as in cookie, display the message. ठीक है, so if I input capital A alphabet or capital B, let's say the input is capital B over here, so यहाँ पर मैं capital B input कर रहा हूँ. Let's say input is capital B. Now CH में हमारे पास switch क्या बनेगा? Switch will be like switch constant capital B.
और कैपिटल बी की एक्चुअली आस्की वैल्यू क्या है? कैपिटल बी की आस्की वैल्यू है थिंक 66। सो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 66 आ जाएगी, इंटीजर एक्सप्रेशन, ठीक है। नाउ ये जो केस है इसकी आस्की वैल्यू क्या है? दिस इज केस 65, दिस इज केस 97 आई थिंक, दिस इज केस, इंटरनली ये चीज होगी, ठीक है, केस 66 एंड दिस वुड बी केस 98. So case 66 will match with this value because जब भी आप कोई भी दो वैल्यूज को मैच करते हैं, if you say that if character A is equal to character A small and both are small, then A को A से मैच करने का कंप्यूटर के पास कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट कि उनकी आस्की वैल्यूज को मैच करेगा वो, ठीक है। सो आस्की वैल्यू इंटीजर वैल्यूज हैं, उन इंटीजर वैल्यूज को मैच करेगा कि क्या वो दोनों वैल्यूज बराबर हैं। सो इट मैचेस, यहाँ पर मैच हो जाएगा, दीज टू वैल्यूज आर इक्वल, सो इट कम्स इनसाइड दिस केस, वो इस केस के में आ जाएगा, केस बी में आ जाएगा। जब केस बी में आ जाएगा, नाउ देयर इज नो स्टेटमेंट इन केस बी एंड देयर इज नो ब्रेक स्टेटमेंट इन केस बी, कोई स्टेटमेंट भी नहीं है, कोई ब्रेक स्टेटमेंट भी नहीं है। सो इसका मतलब हुआ कि वो नेक्स्ट केस में ऑटोमेटिकली जंप कर जाएगा बिकॉज देयर इज नो ब्रेक स्टेटमेंट। इफ आई पुट ब्रेक ओवर हियर, सो इट वोंट प्रिंट एनीथिंग एंड देन comes outside. Let's compile and run it. So if I input B, nothing will be displayed, right? Because वो केस B में अंदर आया and then there is a break statement. So it breaks the execution, it breaks the switch block. Switch block को break जब कर देगा तो switch block के बाहर यहाँ पर आ जाएगा and system pause statement will be executed and you get the message, press any key to continue, ठीक है। So let me comment out this break statement. मैं इस break statement को comment out कर देता हूँ। Now इस केस के अंदर there is no break statement, there is no any other statement. What will happen? It comes inside the next case. Next case में जब आ जाएगा, it display the message B as in brain, and then there is a break statement. So अगर ये break statement ना हो तो वो केस C में भी आ जाएगा और ये प्रिंट कर देगा। अब जहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट है, इट एग्जीक्यूट द ब्रेक स्टेटमेंट, और जब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी द कंट्रोल विल कम्स आउटसाइड द स्विच ब्लॉक, ठीक है। सो लेट मी रन इट अगेन। इनपुट इज कैपिटल B, नॉट डिस्प्ले द मैसेज B एज इन ब्रेन। नाउ आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। लेट मी मिनिमाइज। Now, even if there are multiple statements to be executed in each case, there is no need to enclose them within the pair of braces. जिस तरह से आपके पास if statement में था या else block में था या if block में था या while loop में, for loop में या do while loop में, खैर do while loop को तो निकाल दें because do while loop में हमारे पास अगर एक statement भी होगी then we have to put braces, curly bracket. For loop में, while loop में, if block में, else block में, if we have one statement in that block then there is no need to put brackets, curly brackets. But if there are more than one statements in if block, else block or in for loop block or while loop block, तो हमें curly brackets डालने की ज़रूरत है। we must have a opening bracket and we must have a closing curly bracket, ठीक है। जबकि केस के केस में if there are more than one statement in any of the case then there is no need to put opening curly bracket and closing curly bracket. Why? Because case start हो रहा है, for example case 2 है and within the case 2 we have let's say 5 statement and after the 5 statement we have break, then there is no need to put the bracket. If you want to put the bracket you can put them, but actually there is no need for the bracket, curly brackets. So अब होगा क्या कि केस 2 में जब कंट्रोल आएगा इट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दीज 5 इंस्ट्रक्शन एंड देन देयर इज अ ब्रेक, सो वो ब्रेक कर जाएगा, स्विच ब्रेक कर जाएगा और नेक्स्ट केस में ट्रांसफर नहीं होगा। सो यूजुअली जब भी स्विच केस आप यूज करते हैं यू पुट ब्रेक आफ्टर एवरी केस, नॉट आफ्टर डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के बाद डालने की जरूरत नहीं है बिकॉज डिफॉल्ट जो है स्विच ब्लॉक में सबसे एंड पर आता है, सब केसेस के बाद आपके पास डिफॉल्ट का केस आएगा। इफ यू पुट द डिफॉल्ट केस बिफोर, फॉर एग्जाम्पल आपके पास केस 1 है, then you have case default, then you have case 2 and case 3,
एंड स्विच की वैल्यू आपके पास 2 आती है तो वो डिफॉल्ट केस के अंदर आ जाएगा, वो केस 1 को मैच करेगा, देन इट कम्स इनसाइड द डिफॉल्ट केस. सो ऑलवेज पुट द डिफॉल्ट केस एट द एंड ऑफ द स्विच ब्लॉक. सो तमाम केसेस पहले आ जाएंगे, देन यू हैव द डिफॉल्ट केस, राइट. And there is no need to put curly brackets if any of the case contains more than one statements. It is possible to have switch without a default case. The next thing, अगर आप चाहते हैं कि default case ना रखें, it's up to you. So this is optional, but default case is a good thing that gives the user information कि आपने जो input the information that is not appropriate or that is not what required. So इस चीज़ का मतलब आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा when we have a menu driven program using switch case statement. Float is not allowed in switch case. So floating point value switch case में भी नहीं आ सकती because in case we have integer expression and in case we have integer constant. So switch में हमारे पास इंटीजर एक्सप्रेशन है और केस में हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट है. सो वी कैन हैव इंटीजर और कैरेक्टर्स बट वी कैन नॉट हैव फ्लोट इन स्विच स्टेटमेंट और इन केस स्टेटमेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल केस 5.5 यू कैन नॉट राइट केस 5.5. ठीक है, ये केस 5 हो सकता है, केस 5.5 नहीं लिखा जा सकता इसको. The break statement in the switch takes the control outside the switch. ये हमने देखा कि break statement क्या करती है कि वो control को switch के बाद जो statement है, जो switch block के बाद जो statement आ रही है उस पे control को transfer कर देती है. That means it breaks the switches. However, the use of continue will not take the control to the beginning of switch. जिस तरह continue हम loop में use करते थे और जब कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता था लूप में, जिस तरह आज हमने प्रोग्राम देखा, तो इट विल ब्रिंग द कंट्रोल एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप और कंटिन्यू के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा. बट कंटिन्यू स्टेटमेंट वोंट वर्क लाइक दिस इन स्विच केस स्टेटमेंट. ब्रेक स्टेटमेंट तो ब्रेक कर देगी लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट कंट्रोल को स्विच के शुरू में नहीं लेके जाएगी. सो कंटिन्यू स्टेटमेंट यूजुअली यूज हमेशा लूप में की जाती है, बट स्विच केस में आप ब्रेक स्टेटमेंट लाजमी यूज़ करेंगे आफ्टर एवरी केस. सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में नहीं कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि मल्टीपल डिफरेंट केसेस सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करें, लाइक वी हैव केस कैपिटल ए एंड केस स्मॉल ए, दैट दीज बोथ केसेस एग्जीक्यूट सेम इंस्ट्रक्शन. तो हमने केस कैपिटल ए के बाद ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखी थी. स्विच कैन बी नेस्टेड. आप एक स्विच के अंदर एक और स्विच केस भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसकी नेस्टिंग हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. द स्विच स्टेटमेंट इज वेरी यूजफुल व्हाइल राइटिंग मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम. सो हमेशा स्विच केस स्टेटमेंट मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए यूज की जाती है. दैट इज वेरी पॉपुलर फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग. मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम क्या है? मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम ये है, इफ यू वांट टू मेन्यू नंबर 1 डॉट आपके पास है ऐड टू नंबर, सेकेंड इज subtract two number, third is divide two number, fourth is multiply two numbers and fifth is exit. So you have a menu. आप exit करना चाहते हैं आप exit कर लें, आप दो नंबरों को ऐड करना चाहते हैं दो नंबर इनपुट करें और प्रोग्राम में ऐड कर लें, then it display the menu again. So जब तक आप exit नहीं करेंगे वो exit नहीं होगा. ठीक है, so this is a menu driven program जिसमें आपके पास एक menu display हो रहा होता है. ठीक है, now switch versus if else ladder. A float expression cannot be tested using switch. Cases can never have variable expression. For example, it is wrong to say case a plus 3 where a is even an integer variable. You cannot write like this. So even a आपके पास एक integer variable भी है तब भी आप इस तरह लिख सकते हैं, बिकॉज वी मस्ट हैव अ कांस्टेंट ओवर हेयर. हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है, कांस्टेंट मीन्स वी कैन हैव 4 + 3 और वी कैन हैव 3 और वी कैन हैव 4. सो एनी इंटीजर कांस्टेंट और एक्सप्रेशन अगर है तो उसमें तमाम के तमाम इंटीजर कांस्टेंट ही यूज हो रहे हो, कोई इंटीजर वेरिएबल यूज ना हो रहा हो. ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा इंटीजर कांस्टेंट आएगा. दिस इज अ वेरिएबल, सो दिस इज नॉट अलाउएबल. Multiple cases cannot use same expression. Thus, the following switch is illegal.
Now case 3 and this is also 3. So you cannot have two cases with the same name. We can say like this. ठीक है. So आपके पास ऐसे नहीं होना चाहिए कि दो केसेस हैं और दोनों केसेस के नाम आपके पास सेम आ रहे हैं. Like case 3 and case 3. Why it is so? Because if the value of A is 3, then it don't know it has to execute this case or this case. या वो दोनों को execute कर देगा. ठीक है. So this is illegal or not allowable or syntax error. ठीक है. Let's see the example program. Write a program to determine that the input integer is 1, 2, 3 or other than 1, 2, 3 using switch case statement. Let's write the program. So program को एक दोबारा मैं बता देता हूँ कि आपने यूजर से कोई इंटीजर वैल्यू इनपुट लेनी है और इनपुट लेने के बाद you have to check whether the input is 1 or 2 or 3 or other than 1, 2, 3. If it is 1, you display the message the input is 1. If it is 2, you display the message input is 2. If it is 3, you display the message input is 3. And if it is not 1, 2 or 3, you display the message the input is other than 1, 2, 3. And you have to solve this problem using switch case statement. This is very important. If it is not mentioned in the problem statement कि आपने इसको switch case से करना है तो आपकी मर्जी, आप इसको if else के साथ भी कर सकती हैं. But if it is mentioned कि इसको using switch case इस problem को solve करना है, then you must have to use switch case. ठीक है. ये चीज़ एग्जाम के वक्त याद रखनी है आपने. Let's go to and write a program. आपने देखा होगा जब भी मैं प्रोग्राम लिखता हूँ तो मैं इंटेंडेशन यूज़ करता हूँ, लेफ्ट इंटेंड करता हूँ टेक्स्ट को. दिस इज इंटेंडेशन. आई गिव 4 स्पेसेस ऑलमोस्ट. सो 4 स्पेसेस यहाँ पर भी दी हुई है, 4 स्पेसेस यहाँ पर भी दी हुई है. 4 स्पेसेस के बाद इंटीजर लेट्स से x, देन आई हैव टू डिस्प्ले द मैसेज एंटर 1, 2 और 3. Then scanf is for input. So printf function का input से कोई ताल्लुक नहीं है. That is only used to display something on the screen. Scanf function का display से कोई ताल्लुक नहीं है. It is only used to take input in the program. User से run time पे input लेने के लिए यूज होता है. ठीक है. So why we use scanf and printf combinedly? हम एक साथ इनको यूज क्यों करते हैं कि पहले printf लिखा then scanf लिख रहे हैं? Because अगर आपका प्रोग्राम प्रॉम्प्ट कर रहा है यूज़र से कि कोई वैल्यू इनपुट करो, यूज़र मस्ट नो कि वो कौन सी वैल्यू इनपुट करे. ही हैज़ टू एंटर एज, एंटर CGPA, एंटर मार्क्स, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू, उस वैल्यू का पर्पज़ क्या है, वैल्यू क्या वैल्यू इनपुट करने जा रहा है. सो फॉर दैट यू मस्ट डिस्प्ले द मैसेज बिफोर एंटरिंग द वैल्यू. सो आप मैसेज पहले डिस्प्ले करते हैं एंटर 1, 2 और 3. ठीक है. देन स्कैनफ स्टेटमेंट में comma and x, then we have switch में हमने x रख दिया. this is a switch block, opening bracket and closing bracket. so if your program is very big you can write here closing switch. आपको पता चल जाएगा कि आपका switch यहाँ पर close हो रहा है. ठीक है. इस ब्रैकेट पे आपका ये स्विच क्लोज हो रहा है. अगर आपका प्रोग्राम लेट से काफ़ी बड़ा है तब केस 1 में आने के बाद आप printf करेंगे. you entered 1/n break केस 2 को सेम स्पेस देके लिखना है. प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर देख लें आप. सो ये तमाम स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं, स्विच स्टेटमेंट, स्कैनf, printf, int, ये जो डिक्लेरेशन है ये मेन लूप की मेन जो फंक्शन है इसकी बॉडी में आ रही हैं. सो ये तमाम की इंटेंडेशन सेम से स्टार्ट होगी. अब स्विच के अंदर जो स्टेटमेंट आ रही हैं उसको फर्दर इंटेंड कर दें आप. केस के अंदर जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, 2 स्टेटमेंट्स, उसको फर्दर इंटेंड कर दें, फर्दर लेफ्ट इंटेंड कर दें. ठीक है. दिस इज इंटेंडेशन कि आप ये स्पेसेस शुरू में दे रही हैं. इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपका जो कोड है इट बिकम रीडेबल.
जो ब्रैकेट ओपन हो रही है उसी के नीचे ब्रैकेट क्लोज करें. दिस इज द ओपनिंग ब्रैकेट, दिस इज द क्लोजिंग ब्रैकेट. ठीक है, दिस इज द स्विच ओपनिंग ब्रैकेट, दिस इज द स्विच क्लोजिंग ब्रैकेट. जो सी ब्रैकेट आप ओपन कर रहे हैं उसी के नीचे ब्रैकेट क्लोज करें. आप ब्रैकेट इसको यहाँ पर भी क्लोज कर सकते हैं, कहीं पर भी क्लोज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसके नीचे करें. आप इससे पहले भी क्लोज कर सकते हैं, आप इसको इधर भी क्लोज कर सकते हैं, बट नीचे बिल्कुल एज इट इज़ नीचे करने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाएगा कि ये आपका स्विच ब्लॉक है. दिस इज़ योर स्विच ब्लॉक. फर्स्ट लुक में आपको पता चल जाएगा कि इस कोड में आप क्या करने जा रहे हैं. ठीक है, सो कोड बिकम वेरी रीडेबल व्हेन यू यूज प्रॉपर इंटेंडेशन. Then we have case 3. Let me copy these statements. See, paste it over here and change it. This is 3, and let's make a default case as well, because हमने मैसेज प्रिंट करना है. अगर यूजर ने 1 2 3 के अलावा कोई इनपुट किया तो we will display the message this is other than 1 2 3. तो अब आप इस एडिटर में देख सकते हैं कि जितने भी कीवर्ड्स हैं, इंट इज़ अ कीवर्ड, इट इज़ हाईलाइटेड, इट लुक्स बोल्ड. स्विच इज़ अ कीवर्ड, इट आल्सो लुक्स बोल्ड. केस इज़ अ कीवर्ड, बोल्ड में आपको नज़र आ रहा है. ब्रेक इज़ अ कीवर्ड, बोल्ड में नज़र आ रहा है. डिफ़ॉल्ट इज़ अ कीवर्ड, वो भी बोल्ड में नज़र आ रहा है. Then we have system pause over here. So after default there is no need for the break because default के बाद कोई केस नहीं आता. ठीक है, so let's first compile it. Okay, there is no error and run that program. So enter 1 2 or 3. Let's say I enter 2, you enter 2. Continue. Now let's say I enter 12, you enter other than 1 2 or 3. Press any key to continue. ठीक है, so programs works perfectly fine. This is the end of our today's lecture. Let me summarize our today's lecture. आज के लेक्चर में हमने एक नेस्टेड फॉर लूप का प्रोग्राम देखा जिसमें हमने 3 फॉर लूप यूज़ किए हैं, आउटर फॉर लूप, इनर फॉर लूप एंड इनर मोस्ट फॉर लूप, एंड वी print all the combination of 1 2 and 3. Then a little bit about the break and continue statement. Then we come to the case control structure. और case control structure में हमने देखा कि we have to only use integer expression with the switch statement and integer constant with the case statement. In the next lecture I will show you a menu driven program using a switch case statement and a nested switch case.